In second year chemistry, chapter 9, organic compounds with oxygen containing functional group. In the last class, we discussed about, we started carbonyl compounds. Carbonyl compounds are the compounds which contain carbonyl group. And two types of compounds are included in carbonyl compound. The first one is called aldehyde and the second is ketone. In the last class, we discussed about aldehyde and we discussed the most famous compound of aldehyde, that was the first member of aldehyde, formaldehyde or methanol in IUPAC. So today we will discuss about ketones. तो आज हम कीटोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और कीटोन के एक सबसे मशहूर कंपाउंड के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। और बात क्या करनी है भाई, उसकी प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके इस्तेमालात वगैरह, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो कीटोन इज आल्सो अ कार्बोनिल कंपाउंड बिकॉज इट आल्सो कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है कीटोन का, दैट इज कार्बोनिल के दोनों तरफ रेडिकल्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। जबकि एल्डिहाइड में एक तरफ सिर्फ रेडिकल अटैच होता है, बाकी एक तरफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो RCOR इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन्स, ठीक है। कार्बोनिल के दोनों तरफ रेडिकल्स अटैच होंगे। अभी रेडिकल्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसी की बुनियाद पे हम सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल दोनों तरह के कीटोन्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने ईथर्स के अंदर देखा था कि सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल दोनों तरह के ईथर्स की फॉर्मेशन हमने की थी। और यहाँ पर R में N की वैल्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर नहीं होगी, एटलीस्ट 1 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चूंकि अगर कहीं पर भी अगर आपने N को 0 कर दिया तो वहां पर हाइड्रोजन रह जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो एल्डिहाइडिक ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। कॉमन नेमिंग क्या होती है इसकी, उसमें हम कॉमन नेमिंग में अल्काइल कीटोन के लिहाज से नाम लिखते हैं। और जब हम कॉमन नेमिंग कर रहे होते हैं तो इस कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन को हम लीव कर देते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो जैसे कि तो ये एक अल्काइल लिखेंगे, फिर दूसरा अल्काइल लिखेंगे, फिर जस्ट कीटोन लिख देंगे। तो अल्काइल कीटोन हम इसमें लिख देंगे, ये इसकी कॉमन नेमिंग है। और अल्काइल लिखते हुए हम किस चीज़ को, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे, अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग जो है वो काम करेंगे, ठीक है। IUPAC नेमिंग में इसको हम कहते हैं अल्कानोन। तो ओन जो है वो ओन इसका सफिक्स होता है, ठीक है। अल्कानोन जैसे प्रोपानोन, ब्यूटानोन, पेंटानोन, हेक्सानोन, ओन आते हैं इसके लास्ट में, दिस इज द सफिक्स ऑफ कीटोन, ठीक है। तो अब बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं कीटोन के इस एक जनरल फॉर्मूले पर। तो जो उसका सिंपलेस्ट कंपाउंड हो सकता है वो इस R पर एक CH3 लगा दो, इस R पर एक CH3 लगा दो, तो 3 कार्बन वाला कीटोन आपके पास बन जाएगा। उसको हम लोग कहते हैं प्रोपेनोन, ठीक है। सो प्रोपेनोन को हम डिस्कस करेंगे और एंड इट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट रिड्यूस्ड इन द सिलेबस। जैसे कि एल्डिहाइड भी सिलेबस में रिड्यूस नहीं था और सिंध बोर्ड के सिलेबस के अंदर जो है वो ये प्रोपेनोन या कीटोन भी जो है वो रिड्यूस्ड नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो गया आपका। स्ट्रक्चर क्या होता है, कार्बोनिल के दोनों तरफ मिथाइल रेडिकल्स अटैच हो जाते हैं, 3 कार्बन वाला कीटोन बन जाता है। फॉर्मूला लिख लें तो C3H6O इसका फॉर्मूला बन जाएगा। कॉमन नेम क्या कहेंगे, तो एक अल्काइल ये रहा, एक अल्काइल ये रहा, तो मिथाइल कीटोन, जिसको हम लोग कह सकते हैं डाइमिथाइल कीटोन। तो जब हम कॉमन नेमिंग करते हैं तो कार्बोनिल का कार्बन हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये मिथाइल कीटोन या डाइमिथाइल कीटोन बन गया। IUPAC नेमिंग जब हम इसकी करेंगे तो ये अल्कानोन के लिहाज से टोटल 3 कार्बन है, तो सारे कार्बन गिन लेते हैं। तो टोटल 3 कार्बन है, तो इस क्लास ये हो गया प्रोपेनोन। अच्छा, प्रोपेनोन भी कह सकते हैं। और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो सेकंड कार्बन से हमें जो है वो फंक्शनल ग्रुप की अटैचमेंट दिख रही है, तो इसको हम 2 प्रोपेनोन भी कह सकते हैं या प्रोपेन टू ओन भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये 2 प्रोपेनोन, प्रोपेन टू ओन या सिर्फ प्रोपेनोन भी कहते तो बात एक ही है। चूंकि प्रोपेनोन सिर्फ सेकंड पोजीशन पे ही पॉसिबल होगा, आप इसको इधर और इधर लगा के प्रोपेनोन बना भी नहीं सकते, एल्डिहाइड बन जाएगा वो, ठीक है। तो ये इसकी IUPAC नेमिंग है। कमर्शियल नेम मतलब मार्केट में किस नाम से अवेलेबल होगा। अगर आप मार्केट में दुकान में जाकर, हार्डवेयर के दुकान में जाकर खरीदोगे तो किस नाम से आपको मिलेगा, तो ना तो डाइमिथाइल कीटोन के नाम से दुकानदार इसको पहचानेगा और ना इसको प्रोपेनोन के नाम से पहचानेगा। आपको दुकानदार को बोलना पड़ेगा भी एसीटोन दे दीजिए, कि भाई 1 लीटर एसीटोन दे दीजिए। ये तो एक ऐसे बंदे को जो 5वीं फेल है उसको भी पता है एसीटोन क्या, अगर उसके चप्पल का कारखाना है तो चप्पल का कारखाना जो होता है ना, जिसके उसके पास जाकर बोला भाई एसीटोन है, तो वो बोलता है हाँ गिलन पड़ा हुआ एसीटोन है। वो एसीटोन को क्या बोलते हैं, एसीटोन से वो सोल्यूशन को जो है वो पतला करते हैं। जो सोल्यूशन होता है ना उसको पतला करने के लिए चप्पल के सोल पे जो चिपकाने के लिए जैसे सोल चिपकता है ना शूज में, उसके लिए चप्पल के कारखाने वाले एसीटोन को इस्तेमाल करते हैं। उनको नहीं पता है क्या होता है डाइमिथाइल कीटोन, उनको बस ये पता है ये हम मार्केट से, बोल्टन मार्केट से खरीद कर लाते हैं एसीटोन के नाम से, इतने रुपए लीटर चल रहा है, क्योंकि उनके पास गैलन रखे हुए होते हैं एसीटोन के, जो चप्पल का काम करते हैं। तो एसीटोन इसका कमर्शियल नेम है। कमर्शियल नेम मतलब मार्केट में किस नाम से अवेलेबल होगा। अच्छा, वैसे तो ये एसीटोन एक तरह से इसका मिसनोमर भी है,
मिसनोमर क्यों कहेंगे? चूंकि ये इसका गलत नाम है। एसिड मतलब होता है दो, तो एसीटोन, जबकि इसमें कार्बन टोटल 3 होता है, तो एसीटोन कहना है इसको, इसका गलत नाम है, एसीटोन होना नहीं चाहिए इसको, चूंकि एसिड मतलब होता है 2 कार्बन, बट इसमें 3 कार्बन होता है, बट मशहूर इसी नाम से, एसीटोन के नाम से ये, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हम कर लेते हैं। फिजिकली इसको कहाँ इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहला तो अच्छा, इसको घर पे किस तरह से अवेलेबल होगा, ये तो मैंने आपको बताया कि जो है वो चप्पल के कारखानों में मतलब जो है वो इस तरह से एसीटोन आपको मिलेगा, बट घरों पे कहाँ पर मिलेगा? घरों पे नॉर्मली जो है वो ये जो है वो ड्रेसिंग टेबल में पड़ा हुआ होता है, ठीक है। ज़्यादातर इसको जो है वो थिनर के नाम से या नेल पॉलिश रिमूवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो गर्ल्स को ज़्यादा बेहतर इस बारे में आइडिया होगा कि ये नेल पॉलिश रिमूवर भी एसीटोन ही होता है, ठीक है। तो समझ में आ रही बात? नेल पॉलिश रिमूवर यकीन है जिससे नेल पॉलिश को रिमूव करते हैं। वैसे तो अब तो पील ऑफ होते हैं, तो ऐसे छील लो, उसको टेंशन ही नहीं है। तो अब तो मतलब कि वो पहले ज़मानों में लेकिन पील ऑफ नहीं होता था ना, तो वो उसको फिर लेके वो थिनर से रगड़ो उसको बैठ के, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये, तो अगर आप जाहिर से बात है बॉयज़ है तो किसी जहन से एसीटोन रख लो तुम लोग जहन में, गर्ल्स है तो आप नेल पॉलिश रिमूवर जहन में रख लो और प्रॉपर्टीज लिख दो उसकी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, कलर क्या होता है उसका? कोई कलर नहीं होता, कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है। स्मेल कैसी होती है? तो अजीब सी स्मेल होती है थिनर की, अजीब सी स्मेल है ना, उसको हम कहते हैं वो पेक्यूलियर स्मेल। पेक्यूलियर के मतलब होते हैं अजीब, एक अजीब सी स्मेल होती है, और आग भी लग जाती है उसके अंदर, तो फ्लेमेबल होता है। और इट इज अच्छा, इसके अलावा इट इज वोलेटाइल, और वोलेटाइल भी होता है। वोलेटाइल मतलब हाईली एवोपरेट हो जाता है ना, खोल के ढक्कन रख दो उड़ जाएगा हवा में, तो तेजी से एवोपरेट हो रहा होता है। फोर्थ है, इट इज फाउंड इन ब्लड, इट्स एफिशिएंसी इन ब्लड रिजल्ट्स इन डायबिटिक मेलिटस। तो मैं आपको बता रहा था इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि पहली बात तो कलरलेस लिक्विड होगा, दूसरी बात की स्मेल, इसकी स्मेल पेक्यूलियर होगी, मतलब अजीब सी स्मेल होगी जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। फ्लेमेबल होगा, जल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा वोलेटाइल है, मतलब हाईली एवोपरेट हो जाता है, जल्दी एवोपरेट हो जाता है, रेट ऑफ एवोपरेशन इसके ज़्यादा है, ठीक है। और फोर्थ यहाँ पर मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका पॉइंट लिखा है, इट इज़ फाउंड नेचुरली इन ब्लड। ब्लड में ये मौजूद होता है एसीटोन, इट्स एफिशिएंसी इन ब्लड, और अगर ये ब्लड में बढ़ जाए तो रिजल्ट्स इन डायबिटिक मेलिटस, इससे एक मेडिकल कंडीशन डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर जिसको हम डायबिटिक मेलिटस कहते हैं। इसे डायबिटिक मेलिटस को तो ये तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, नॉर्मली हम इसको डायबिटीज़ कहते हैं, ज़ियाबतीज़ उर्दू में कहते हैं, शुगर भी इसको कहा जाता है, शुगर की बीमारी। और जो दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को लाहक है उस बीमारी को हम कहते हैं शुगर, ठीक है, जिससे एक बड़े तादाद में लोगों की अमवात होती है और बहुत ज़्यादा लोग इसका शिकार रहते हैं। देखो ये डायबिटीज़ जो है वो डायबिटिक मेलिटस जिसको हम कहते हैं, इसकी बॉडी में होने की वजूहात या शुगर बॉडी में किस तरह से डेवलप हो जाता है, एसीटोन कंटेंट किस तरह से इंक्रीज़ होता है। देखो एसीटोन बजाते खुद जो है ना वो किसी फंक्शनल ग्रुप की सूरत में बॉडी के अंदर होता है, सक्रोज की सूरत में होता है, जैसे सक्रोज या फ्रक्टोज है तो उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कीटोन का मौजूद होता है, वो कीटोज शुगर होता है, तो उसी में एसीटोन उसी के अंदर मौजूद होता है। तो जब आप कोई भी मतलब कोई मीठी चीज़ या कार्बोहाइड्रेट रिच आप कोई भी चीज़ खाते हो, देखो ज़रूरी नहीं कि मीठी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट हो, नमकीन चीज़ें भी कार्बोहाइड्रेट हो सकती हैं, लेकिन वो पॉलीसैकेराइड होंगी। जैसे कि चावल है या फिर रोटी, अगर आप वो खा लो और आप बोले कि नहीं भाई ये शुगर कॉज नहीं करेगा, तो ऐसा भी नहीं है। जिस तरह से मीठी चीज़ें शुगर कॉज कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जो है वो नमकीन चीज़ें भी शुगर कॉज करती हैं अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। हाँ, वो अलग बात है कि हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को डिकम्पोज करती रहती है, पॉलीसैकेराइड को ओलिगोसैकेराइड, मोलिगोसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में डिकम्पोज करती रहती है, ठीक है। तो और ये जो फिर आखिरकार जब ग्लूकोज में कन्वर्जन होती है तो ये ग्लूकोज क्या होता है, ब्लड वेसल्स में जाता है, और ब्लड वेसल्स में जाने के बाद फिर वहाँ पर क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा होता है, एनर्जी दे रहा होता है। अच्छा, अब ये भी होता है ना बॉडी के साथ कि अब ब्लड को ज़रूरत एक ख़ास मिकदार में ग्लूकोज की होती है, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा ग्लूकोज नहीं चाहिए होता है, एक ख़ास मिकदार में बस वो ग्लूकोज चाहिए होता है, बाकी ग्लूकोज जो है डिस्कार्ड होता है। और उसके लिए क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एक हमारे पास एक हार्मोन होता है पेंक्रियास। तो पेंक्रियास एक ऑर्गन है असल में, पेंक्रियास जो है वो एक सिक्रेट करता है एक एंजाइम जिसको इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन समझ लो कि एक तरह से वो एक वॉचमैन होता है। इंसुलिन करता है क्या है, वो हर सेल में ना, मतलब वो इजाज़त देता है ग्लूकोज को सेल के अंदर जाने की, ठीक है, वो की तरह, चाबी की तरह समझ जाओ कि वो है कि वो हर सेल में अंदर अलाउ करता है कि भाई इसके अंदर ग्लूकोज जाना चाहिए, यहाँ पर ग्लूकोज जाना चाहिए, यहाँ पर ग्लूकोज जाना चाहिए। तो क्या होता है कि अगर आप बॉडी में अगर आप ग्लूकोज रिच अगर चीज़ें खा लो, और बॉडी में क्या हो कि बॉडी में जाहिर सी बात है ना कि अब आप ज़्यादा ग्लूकोज खा ले और आपको नीड नहीं है बॉडी को उतनी,
तो इंसुलिन क्या करेगा कि इंसुलिन क्या करता है कि वो जितनी ब्लड को चाहिए उतना उसको दे देगा और बाकी सारा का सारा लीवर में ग्लाइकोजन के लिहाज से स्टोर कर देगा। चैप्टर 10 में उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा, ये बायोकेमिकल साइकिल जो होती है पूरी। तो ग्लाइकोजन में मतलब कि लीवर के अंदर, जिगर के अंदर, कलीजे के अंदर वो स्टोर कर देगा बॉडी में, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन फिर क्या होगा, रेनी डेज के लिए, फास्टिंग वगैरह के पीरियड में आपको यूज़ करने फिर में मदद देगा। अच्छा, तो ये चलता रहता है। और कभी कभार ऐसा हो कि मिसाल के तौर पे अगर आपने ग्लूकोज कम, मतलब ग्लूकोज इनटेक आपका कम है, अब ग्लूकोज इनटेक आपका कम है तो पेंक्रियास क्या करेगा, इंसुलिन को सेक्रेट ही नहीं करेगा। फिर लीवर ग्लाइकोजन जो है ना, लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा और वो सेल्स को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो मतलब अगर आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का कंटेंट बढ़ भी जाएगा तो इंसुलिन कंट्रोल कर लेता है, और कम हो जाए तब भी इंसुलिन कंट्रोल कर लेता है। तो ये पेंक्रियास एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सेक्रेट करता है। डायबिटीज कब होती है कि जब किसी तरह से उस पेंक्रियास के अंदर जो है ना वो फॉल्ट आ जाता है। पेंक्रियास जो ऑर्गन है ना वो इंसुलिन सेक्रेट करना या तो कम कर देता है या तो बंद कर देता है, रोक देता है। अब इन दैट केस फिर क्या होता है कि अब जाहिर सी बात है, इंसान जब ग्लूकोज जब उसको यूज कर रहा होता है, मीठी चीजें खा रहे हैं, कुछ भी ग्लूकोज खा रहा है, अब उस सूरत में क्या होता है कि वो सेल में जाकर ना स्टोर होना शुरू हो जाता है। वो सेल में जाता है, जितना यूज होना होता है वहां तो यूज हो जाता है, बाकी सेल के अंदर, बाकी ब्लड सेल के अंदर ही रह जाता है वो सारा का सारा शुगर, वो लीवर में नहीं जा पाता, ग्लाइकोजन नहीं बन पाता वो। तो क्या होता है, उससे खून क्या होता है, खून जो है वो विस्कस होना शुरू हो जाता है, खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब खून गाढ़ा होता है तो क्या होता है कि ब्लड प्रेशर से क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। तो इसलिए कहते हैं ना, शुगर जब भी होता है उसके साथ हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है फौरन से, ठीक है, क्योंकि वो जो है वो उससे खून को वो गाढ़ा कर रहा होता है। इसके लिए फिर क्या होता है कि जिन लोगों को ये मर्ज होता है शुगर का, उस सूरत में वो क्या करते हैं, फिर वो पहले कोई टैबलेट लेते हैं उस सूरत, उसके बाद फिर जो है वो कुछ चीज़ें खाते हैं। अगर ये हद से ज़्यादा अगर बढ़ जाता है तो सूरत में फिर इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं, कुछ भी खाने से पहले। दिन में 3 बार खा रहे तो 3 बार इंजेक्शन लगेंगे। ये उस सूरत में होता है जब बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ कंटेंट बढ़ जाए। अच्छा, ये बहुत एक बड़ी तादाद में लोगों को ये बीमारी जो है दुनिया में लाहक है। अगर इससे इंसान को बचना है तो इसका सबसे बेस्ट वे क्या है, टू एक्सरसाइज डेली, कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से मुराद क्या है कि आप ग्लूकोज, भले आप ज़्यादा ग्लूकोज इंटेक करें, जितना खाना है उतना खाएं, लेकिन उसके लिहाज से क्या करें, इंसान अपनी बॉडी को एक्सरसाइज भी करे, वो मशक करे, वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे। क्योंकि अगर जाहिर सी बात है, पेंक्रियास ना एक तरह से वो पेंक्रियास कंट्रोल तो कर रहा है वो, कि जितना आप ग्लूकोज भर दो वो ग्लाइकोजन में उठा के फेंक देगा। लेकिन एक वक्त आएगा कि जब पेंक्रियास पर इतना लोड डालोगे ना तो आहिस्ता ऐसा वीक होता रहता है टाइम टू टाइम। वो इतना वीक हो जाता है कि वो इंसुलिन सेक्रेटरी करना छोड़ देता है, तो फिर डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी हो जाती है। तो एसीटोन कंटेंट कहते हैं ना बॉडी के अंदर वो बढ़ जाता है, ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया कि डायबिटिक मेलिटस कैसे होता है। ये डॉक्टर्स इसको ज़्यादा डिटेल में आपको समझा सकते हैं कि किस तरह से। ये सिंपल सी बात सबको पता होनी चाहिए, हर एक इंसान को, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो, साइंस को, चूँकि ये वो बीमारी है जो आपकी फैकल्टी नहीं देखती है। कॉमर्स वाले को, आर्ट्स वाले को, सबको हो जाती है, ठीक है। इससे कोई ये नहीं कि मेडिकल की हुई सिर्फ होगी, तो हर इंसान को पता होना चाहिए, एटलीस्ट अपनी बॉडी के बारे में हर इंसान को पता होना चाहिए कि वो किस तरह फंक्शन करती है। भले आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिर्फ डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं कि वो उसको याद रखे, हर किसी को पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इसके, अब ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने इसमें बात कर दी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी। नेक्स्ट प्रिपरेशन पे आते हैं। देयर आर ओनली 3 प्रिपरेशंस ऑफ कीटोन, 3 प्रिपरेशंस है कीटोन की, ठीक है। तो 3 तरह से बनाए जाते हैं, तीनों बड़े सिंपल मेथड है और लगभग पड़े हुए मेथड है। पहला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन जब हम करेंगे ना तो सूरत में हमें कीटोन मिलेगा। देखो बच्चे, जब प्राइमरी अल्कोहल्स की जब आप ऑक्सीडेशन करते हो ना तो आपको एल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी की करोगे तो आपको कीटोन मिल जाएगा। और टर्शरी जो है ना उसमें सेरिक एंट्रेंस ज्यादा होती है, वो ऑक्सीडेशन करता ही नहीं है। प्राइमरी करेगा तो एल्डिहाइड बनाएगा ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी करेगा तो कीटोन बना लेगा, भी बना रहा हूं आपके सामने। और टर्शरी में सेरिक एंट्रेंस ज्यादा होने की वजह से वो ऑक्सीडेशन करता ही नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो अब आज मैं आपको 2 डिग्री कंपाउंड जो है आपका सेक प्रोपाइल अल्कोहल, उसकी ऑक्सीडेशन करके दिखाता हूं। सेकेंडरी प्रोपाइल, टोटल 3 कार्बन होंगे और सेकेंडरी कार्बन उसके अंदर मौजूद होगा। देखो यहां पर ये OH है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के 2 तरफ रेडिकल लगा दिया तो ये आपका सेकेंडरी हो गया, ये सेक प्रोपाइल अल्कोहल है। इसी को IUPAC में नाम अगर तुम देना चाहो तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ड्रॉ कर दो, 1 2 3, सेकंड पे OH अटैच है तो दिस इज IUPAC में इसको हम कह देंगे 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन-2-ऑल, ठीक है, एक ही बात है। इसकी ऑक्सीडेशन करनी है। ऑक्सीडेशन से मुराद नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करना है। और नेसेंट ऑक्सीजन कहां से लिबरेट होगा, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम पोटेशियम पर मैग्नेट भी यूज कर सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हैं, पोटेशियम क्रोमेट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पोटेशियम क्रोमेट या डाइक्रोमेट इस्तेमाल करोगे तो आपको एसिडिक मीडियम में सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन से मुराद क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन या रिमूव हो जाएगा, एक ये वाला हाइड्रोजन है, ये इस ऑक्सीजन के साथ रिमूव हो जाएगा, और एक ये वाला हाइड्रोजन है, ये इस ऑक्सीजन के साथ रिमूव हो जाएगा। तो वाटर बन के ये सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। और जो चीज़ बच जाएगी वो क्या है, CH3 कार्बन CH3
और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O है। अब कार्बन अपने 4 बॉन्ड पूरे करेगा, ऑक्सीजन अपने 2 बॉन्ड पूरी करेगा, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, बन जाएगा एसीटोन या प्रोपेनॉन बन गया। तो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल की जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं, उससे 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, तो कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास बाय पायरोलिसिस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड की पायरोलिसिस से, पायरोलिसिस किसे कहते हैं? पायरो मतलब होता है हीट, ग्रीक वर्ड में पायरो मतलब होता है हीट, और लिसिस के मतलब होता है ब्रेक डाउन। किसी कंपाउंड को आप हीट करो और वो ब्रेक डाउन हो जाए, इसी को हम लोग केमिस्ट्री में थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। थर्मली डिकम्पोज कर दो मतलब पायरोलिसिस कर दो, मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दो। तो पायरोलिसिस ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, ठीक है, इथेनोइक एसिड। यहां पर हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे एसिटिक एसिड के। देखो मैंने 2 मॉलिक्यूल है एसिटिक एसिड के, दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल CH3COOH, और दूसरा भी CH3COOH है, मिरर मैंने अटैच कर दिया उसका, ठीक है, मिरर की फॉर्म में इसको अटैच कर दिया, समझ है तो वही होगा। क्या यहाँ से पायरोलिसिस में कि सबसे पहले तो जैसे कि इस वाले से यहाँ पर ये CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से OH और H ये मिलकर बाहर निकल जाएंगे, तो ये CO2 बाहर निकलेगा, ठीक है, और साथ उसके H2O बाहर निकलेगा, तो बच क्या जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O, और ये दूसरे मॉलिक्यूल का CH3, तो ये बन गया फिर से कीटोन, एसीटोन। ठीक है, तो यहां पर क्या किया कि 2 मॉलिक्यूल आपने यूज किया एसिटिक एसिड के, हाई टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपने इसको हीट किया, ठीक है, और इन दैट केस फिर क्या होगा यहाँ पर, अच्छा इसमें कैटलिस्ट भी यूज होता है MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, और इस दैट केस क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा और दोनों मिलकर वाटर रिमूव कर देंगे, तो क्या होगा CH3COOH एसीटोन या कीटोन बन जाएगा। तो ये मैंने मैकेनिज्म आपको बताया कि रिएक्शन कैसे होगा। एसिटिक एसिड की पायरोलिसिस से भी आप एसीटोन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। थर्ड उसके बाद है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। लास्ट क्लास में मैंने आपको ड्राई डिस्टिलेशन करके दिखाया था कैल्शियम फॉर्मेट की, और बताया था किस तरह से वहां पर फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा था। ये अगर आप कैल्शियम एसीटेट ले लोगे तो फिर उस सूरत में एसीटोन बन जाएगा, ठीक है, या प्रोपेनॉन बन जाएगा। कैसे? कैल्शियम एसीटेट क्या होगा, कैल्शियम तो C हो गया, एसीटेट होता है CH3COO, कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है, एसीटेट के नीचे आ जाएगी, तो ये कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, ड्राई डिस्टिलेशन में भी एक तरह से हम थर्मल डिकम्पोजिशन ही कर रहे होते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम हीट कर रहे होते हैं। तो ये देखो कैल्शियम हो गया, फिर CH3COO और ये CH3COO, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने इस कैल्शियम एसीटेट का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना दिया। ये कैल्शियम हो गया, इसके साथ एक तरफ एसीटेट और ये दूसरी तरफ एसीटेट लगा हुआ है। अब ये मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, पिछली बार भी मैंने तोड़ कर दिखाया था, इस मॉलिक्यूल को दोबारा तोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो एक क्रॉस में डायगोनल में आप इस मॉलिक्यूल को तोड़ दो, ये मॉलिक्यूल टूट गया, इसको काट दो, ठीक है। जब इसको आपने इस तरह से क्रॉस में डायगोनल में काटा, जो बच गया, अब इसको एक तरफ लिख दो, इसको एक तरफ लिख दो, तो यहाँ पर क्या बन रहा है CH3 डबल बॉन्ड CH3 एसीटोन, और यहाँ पर क्या बन रहा है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन बन जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 3 तरह से मैंने आपको बनाकर देखा किस तरह से एसीटोन की या कीटोन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो पहले तो हम सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करके बना सकते हैं, दूसरा हम एसिटिक एसिड की पायरोलिसिस कर सकते हैं, और तीसरी हम जो है वो डाई डिस्टिलेशन कर सकते हैं कैल्शियम एसीटेट की। इसी को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन भी कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन भी कह सकते हो, एक ही बात है, ठीक है, डाई डिस्टिलेशन। अच्छा, यूजेस की बात मैं बाद में करता हूँ, इससे पहले मैं आपको इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पहले डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इस्तेमालात भी इसके देखते हैं कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है कीटोन को। देखो, अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से ना कीटोन जो होगा ना वो लेस रिएक्टिव होगा। ये अब लेस रिएक्टिव होने की वजह आप जानते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। एल्डिहाइड तो बहुत रिएक्शन कर रहा था, वहां तो हमें काफी सारे रिएक्शन हमें देखने पड़े, 2 क्लास उसमें लग गई, और यहाँ पर तो सिर्फ गिनती के 1, 2, 3 ही रिएक्शन है। वजह क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है कार्बोनिल के दोनों तरफ, बल्कि मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये आपके लिए फायदे की चीज होती है कि आपको ज्यादा रिएक्शन की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी एसीटोन के लिए। तो मैंने बताया जब स्टेरिक हिंड्रेंस आती है तो स्टूडेंट का फायदा होता है कि स्टूडेंट को रिएक्शन नहीं याद करने पड़ते हैं ज्यादा। फिर तो ये एक तरह से स्टेरिक हिंड्रेंस किस तरह से आती है, बल्कि मॉलिक्यूल की वजह से आ जाती है, ठीक है। तो ये आपके लिए फायदे की चीज है कि सिर्फ 3 रिएक्शन है, आसान से वो देखें। पहला रिएक्शन है क्या, रिडक्शन, और रिडक्शन से हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड कर लेंगे, इसको हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं, कैटालाइटिक रिडक्शन हम करेंगे। तो ये हमारे पास एक एसीटोन, ठीक है, या प्रोपेनोन या डाइमिथाइल कीटोन, इसकी हमने हाइड्रोजनेशन करनी है, मतलब हाइड्रोजन ऐड करना है, निकल कैटलिस्ट ले लिया हाई टेम्परेचर पे, एडिशन रिएक्शन है, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, कंपाउंड, यस, ये आपके पास जो है वो सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल बन गया। बस सिंपल सी बात है ना कि सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन बनेगा एसीटोन, और एसीटोन की फर्दर रिडक्शन कर दो तो वापस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ आप हाइड्रोजन निकाल ले और वहाँ हाइड्रोजन ऐड कर दे रहे हो। तो ये इसका रिवर्स ही है, आमने सामने मैंने लिखा हुआ, एक दूसरे के रिवर्स रिएक्शंस हो रहे हैं। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। अच्छा, अब इसकी ऑक्सीडेशन करनी है, ठीक है।
सेक प्रोपाइल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं तो फिर उस सूरत में क्या बनता है, एसीटोन बनता है। अब एसीटोन को ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये देखते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ऐड करना है। नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि देखो वो स्टूडेंट्स करते क्या है कि जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में करते हैं ना ऑक्सीडेशन, तो वो क्या होता है यहाँ पर कि ये CH3COOCH3 ना, तो स्टूडेंट्स उसको यहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं उठा के, तो एस्टर बना देते हैं। तो लेकिन ये एस्टर बनता नहीं है इस तरह से। एस्टर इस तरह नहीं बनेगा कि आपने यहाँ से ऑक्सीजन को उठाकर आपने इसमें ऑक्सीजन यहाँ डाल दिया, बच्चे बोलते सर ये ऑक्सीजन ऐड हो गया, क्योंकि स्टेरिक एंट्रेंस ज़्यादा है, तो ये इसके साथ आकर अटैच नहीं हो सकते, ये बल्कि मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद है, तो बजाय इसके साथ बॉन्ड बनाने के ये ऑक्सीजन इस CH3 के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो रिएक्शन जब कर लेता है तब भी मिथाइल रेडिकल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा ना, कंबशन हो जाएगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है ना, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये बन के सेपरेट आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगी इस मॉलिक्यूल के अंदर, और ऑक्सीडेशन करके यहाँ पर ये एसिटिक एसिड बना लेगा। दिस इज एसिटिक एसिड। तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि वो कहते हैं ना कि वो ये ऑक्सीजन को उठा के डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ओ कहते हैं सर ये ले CH3COO CH3 बन गया, मिथाइल एसीटेट बन गया, ये तो ठीक है, मतलब एस्टर बन गया ये तो, बट एस्टर बनेगा नहीं, वजह है स्टेरिक एंट्रेंस। तो बजाय इसमें यहाँ पर जाकर इसके साथ ऐड होने के वो ऑक्सीजन जो है वो इस मिथाइल के साथ जो है वो रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन के नतीजे में बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ये ऑक्सीडाइज होकर इसमें ऑक्सीजन ऐड होकर ये बन जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। थर्ड रिएक्शन है, और ये थर्ड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म की फॉर्मेशन, आयोडोफॉर्म किसे कहते हैं कि व्हाट इज आयोडोफॉर्म। देखो एक चीज होती है इसके लिए समझो, हेलोफॉर्म। अच्छा, ये आयोडोफॉर्म वाला जो रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को हम जो है वो डिस्कस करते हैं ये प्रैक्टिकल्स के अंदर, कि जो प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं ना, तो प्रैक्टिकल्स में जो आपके पास जो 3 तरह के प्रैक्टिकल्स, अभी तो पता नहीं है चूंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में कि सिंध बोर्ड के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे कि नहीं, लेकिन अगर इन केस होते हैं तो उसमें 3 तरह के प्रैक्टिकल्स हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। एक आपको सॉल्ट एनालिसिस करना पड़ता है, सॉल्ट एनालिसिस करने के बाद आपको बायोकेमिकल टेस्ट वो करना पड़ता है, और तीसरा आपको जो है वो लिखना होता है जस्ट, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफॉर्म या प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम, मतलब आयोडोफॉर्म या पोटेशियम जर्नल में भी होगा, तो इन दोनों में से एक काम करना पड़ता है। तो ये प्रैक्टिकल नहीं करवाते हैं, चूंकि पहली बात तो पोटेशियम को बनाने में बहुत टाइम लगता है, इट विल टेक 1 वीक प्रोसेस, तो 1 हफ्ता लगता है जब जाकर वो क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। इसकी वजह से पोटेशियम के प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं किया जाता, और आयोडोफॉर्म भी नहीं कराते हैं, क्योंकि आयोडोफॉर्म में हम आयोडीन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और पाउडर्ड आयोडीन जो है ना, इट इज़ वेरी कॉस्टली केमिकल, वो काफ़ी महंगा है, एक्सपेंसिव पड़ता है, इसलिए बच्चों से इसको परफॉर्म नहीं कराया जाता। जस्ट हम रिएक्शंस लिखते हैं और हमें नंबर वो जो है इसके मार्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर वही रिएक्शन मैं करने वाला हूँ जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में भी काम आएगा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म क्या होता है, एक चीज होती है हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म होता है CHX3, CH के साथ X3 लग गया तो दैट इज हेलोफॉर्म। इससे पहले हमने एक हेलोफॉर्म बनाया है, दैट हेलोफॉर्म इज CHCl3। तो CHCl3 नाम याद है आपको, दिस इज क्लोरोफॉर्म। अच्छा, CHBr3 है तो ये हो गया ब्रोमोफॉर्म, और CHI3 हो गया तो ये आपका हो गया आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो ये हेलोफॉर्म एक जर्नल कंपाउंड है ना, तो उसको अलग अलग तरह के फॉर्म बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। तो ये जो आयोडोफॉर्म होता है इसके येलो क्रिस्टल्स होते हैं, येलो कलर का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसकी प्रिपरेशन की जाती है। अब ये कैसे बनाया जाता है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये आपको देखना पड़ेगा कि इसमें हम एसीटोन का रिएक्शन करता है आयोडीन के साथ। पाउडर्ड आयोडीन हमारे पास होता है, आयोडीन के साथ रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की मौजूदगी में। तो जब ये एसीटोन रिएक्शन करेगा आयोडीन के साथ सोडियम कार्बोनेट की मौजूदगी में, तो क्या बनेगा CHI3। CHI3 मतलब आपके येलो जो क्रिस्टल्स हैं आयोडोफॉर्म के वो फॉर्म होंगे, और उसके साथ बाय प्रोडक्ट निकलेंगे। अब बाय प्रोडक्ट में एक आपके पास CH3COON है, सोडियम एसीटेट निकलेगा, सोडियम आयोडाइड निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसमें मैकेनिज्म नहीं है, विदाउट मैकेनिज्म आपको उसको समझना पड़ेगा कि अगर आयोडोफॉर्म रिएक्शन लिखना हो तो आपको उसमें कीटोन या एसीटोन का रिएक्शन आपको उसमें देना पड़ेगा आयोडीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जिसमें आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा आयोडोफॉर्म, और उसके साथ साइड प्रोडक्ट आपके बनेंगे, सोडियम एसीटेट बनेगा, सोडियम आयोडाइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये सब इसके साइड प्रोडक्ट बनेंगे। तो दीज आर द 3 रिएक्शंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, ये कीटोन के अंदर एसीटोन के 3 रिएक्शन, तो प्रिपरेशन भी 3 थी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसकी 3 ही है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट बात करते हैं, जस्ट यूजेस है, यूजेस पे बात करते हैं। इस्तेमाल कहाँ किया जाता है एसीटोन को। सबसे पहला तो इट इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को हल करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है। सॉल्वेंट के तौर पे मैंने भी बताया था कि सॉल्यूशन को हल करने के लिए जो है वो शूज़ इंडस्ट्रीज़ में, चप्पल के कारखानों में इसको इस्तेमाल करते हैं। सॉल्वेंट के तौर पे बड़ा इस्तेमाल है एसीटोन का। दूसरी चीज़, इट्स यूज टू प्रिपेयर आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म बनाने में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर बना लिया आयोडोफॉर्म, ठीक है। थर्ड, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर आर्टिफिशियल सेंट, आर्टिफिशियल सेंट बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल सेंट किसे कहते हैं? इतर, जिसको हम कहते हैं इतर। देखो एक चीज़ होती है परफ्यूम, एक चीज़ होता है इतर, दोनों के बेस में फ़र्क होता है। सिर्फ दोनों में जो फ़र्क होता है ना वो बेस का फ़र्क होता है कि परफ्यूम के अंदर जो बेस इस्तेमाल किया जाता है ना वो इथानॉल बेस होता है, इथाइल अल्कोहल, लास्ट टाइम बताया था मैंने। इथाइल अल्कोहल को एज अ बेस इस्तेमाल करते हैं, तो चूंकि वो हराम हो जाता है तो उसमें जो भी खुशबू डाल दी जाए वो सबका सब हराम हो गया। लेकिन जो इतर होता है ना, इतर हराम नहीं है, इतर तो हलाल है। अब इतर में भी क्या होता है, अगर आप इतर कभी कस्टम इतर अगर आपने कभी बनवाया जाकर दुकान से कि भाई मुझे फलां इतर बना कर दो, तो उसके पास एक बेस रखा होता है पहले, वो उसमें क्या करता है मुख्तलिफ किस्म के इतर को डालने के बाद वो उसकी नई खुशबू बना देता है ना। 3-4 को मिक्स भी कर देता है, 3-4-5 को मिक्स कर सकता है। तो जो बेस होता है ना वो एसीटोन होता है उसका। तो आर्टिफिशियल सेंट बनाने के लिए ना, इतर बनाने के लिए जो है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इतर फरोश जो होते हैं ना उनके पास रखा होता है एसीटोन, ठीक है। और लास्ट क्या है, नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पे, थिनर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है घरों पे, ठीक है। क्लियर है? सारी चीज़ें समझ में आ गई?